नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको अपने विश्वसनीय और आपके अपने चैनल एसएससी अंसारी पे। तो जैसा कि मैंने वादा किया था कि बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए अगर आप बिहार बोर्ड से हैं और 10वीं की यानी कि मैट्रिक का परीक्षा देने वाले हैं, तो आपका एग्ज़ाम का तैयारी मैं कराऊंगा। तो यहाँ पर माध्यमिक स्कूल परीक्षा जिसे मैट्रिक परीक्षा भी कहा जाता है, जो परीक्षा आपको 2026 में होना है, उसके लिए मैं आपको यहाँ से 135 दिनों तक लगातार तैयारी कराऊँगा रोज़ के रोज़। तो अगर आप मुझे 135 दिन दे देते हैं तो आपको 450 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। यानी कि 450 नंबर का लक्ष्य आपको रखना है। जितना भी आए वो आपका किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपको 450 नंबर का लक्ष्य रखना है। तो मैं आपको रोज़ हर एक अलग-अलग सब्जेक्ट का क्वेश्चन कराऊँगा जो कि मॉडल सेट रहने वाला है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मॉडल क्वेश्चन है। अब मॉडल क्वेश्चन क्या होता है? मॉडल एक प्रकार का मॉडल आप उसे कहते हैं जो जैसे कि आप किसी मोबाइल के दुकान पे जाते हैं तो पहले मॉडल देखते हैं, मोबाइल का मॉडल सेट। तो इसी प्रकार आपके एग्ज़ाम में कैसा क्वेश्चन छपेगा उसका मॉडल यहाँ पे तैयार किया गया है। तो इस सेट में आपको 80 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें से आपको 80 का जवाब देने का कोशिश करना है। कितना आता है, कितना नहीं आता है, मैं साथ ही साथ सबका जवाब देते चलूँगा। आपको आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका थ्योरी कितना मजबूत है, आप कितना तैयारी किए हैं और आप कितना जवाब दे पाते हैं। तो आज का जो पहला पेपर है वो मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूँ, सामाजिक विज्ञान का रहेगा, जिसमें आपको 3-4 सब्जेक्ट देखने के लिए मिलेंगे। भूगोल, राजनीति शास्त्र, इतिहास और आपदा प्रबंधन और इकोनॉमिक्स जिसे अर्थशास्त्र कहते हैं, इन चारों पाँचों विषय से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए आइए मैं सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ और 80 क्वेश्चन आपके सामने लेके आता हूँ, जिसे आपको टेस्ट देना है एक तरह से। अगर आपको क्वेश्चन याद है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर क्वेश्चन नहीं याद है तो आप साथ ही साथ याद करते चलिए, मैं आंसर भी साथ-साथ बताते चलूँगा। तो अब मैं आपके सामने वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिसमें आपको 1 से 80 तक क्वेश्चन दिखाया गया है। आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल इसी तरह से, बिल्कुल इसी पैटर्न पे आपको एग्ज़ाम देखने के लिए मिलेगा। बिल्कुल आपको इसी तरह से आंसर रहेगा, वहाँ पे ऑब्जेक्टिव रहेगा, और यहाँ पे मैं बता दूँ हिंदी में क्वेश्चन रहेगा देखने के लिए और इंग्लिश में क्वेश्चन आपको रहेगा। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल फ़ील करते हैं उस लैंग्वेज में आप ओएमआर को फ़िल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ। पहला क्वेश्चन है, इनमें से क्या सामाजिक विभेद का कारण है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, भाषा, धर्म, जाति और इनमें से सभी। अगर बात करें सामाजिक विभेद का, तो यहाँ पे भाषा, धर्म और जाति सभी विभेद पैदा करता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से सभी। यानी कि सामाजिक विभेद पैदा करने का कारण भाषा, धर्म और जाति तीनों है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इसी के साथ अपना दूसरा क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता का मूल अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो अगर बात करें स्वतंत्रता का मूल अधिकार का संबंध, तो मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूं, आपके मौलिक अधिकार में सबसे पहले समानता का अधिकार आता है, जो कि 14 से लेके 18 तक दिया गया है। उसके बाद अगर बात करें स्वतंत्रता का अधिकार, तो आपको पता होगा स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक दिया गया है। अर्थात आपसे पूछा क्या गया है, स्वतंत्रता के मूल अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो आपके सामने ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 19। मैंने अभी आपको बताया स्वतंत्रता का मूल अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। अब आपके सामने तीसरा क्वेश्चन है, इनमें से कहाँ सर्वप्रथम महिलाओं को वोट का अधिकार मिला? तो अगर महिलाओं के वोट का अधिकार का बात करें तो फ्रांस में सबसे पहले महिलाओं को वोट का अधिकार सन 1929 में मिला था। तो ऑप्शन नंबर ए अपना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महिलाओं को सर्वप्रथम वोट करने का अधिकार फ्रांस में 1929 में मिला था। तो चौथा क्वेश्चन की अगर बात करें, तो इनमें से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका है? तो पंचायत की व्यवस्थापिका यहाँ पे ग्राम सभा है, ग्राम रक्षा दल है, ग्राम कचहरी है, या फिर इनमें से सभी है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, तो आपको बताना है इनमें से कौन ग्राम पंचायत की व्यवस्थापिका है। तो ग्राम सभा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो कि ग्राम सभा होती है वो पंचायत की व्यवस्थापिका होती है। पंचायत का सारा व्यवस्था करना ग्राम सभा के अंडर में आता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, विदेश नीति को किस सूची में रखा गया है? तो विदेश सूची की अगर बात करें तो विदेश नीति को ऑप्शन नंबर ए संघ सूची में रखा गया है। अगर राज्य सूची, समवर्ती सूची आता है तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, संघ सूची। यानी कि विदेश नीति को संघ सूची में रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है।
छठा क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार नामक विधेयक कब पारित हुआ था? तो अगर सूचना का अधिकार बात करें, सूचना का अधिकार नामक विधेयक का, तो सन 2005 में पारित किया गया था। और इसे कहाँ से पारित किया गया था? तो आपको पता होगा, राजस्थान राज्य से यहाँ पे सबसे पहले सूचना का अधिकार 2005 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी अपना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी का पुराना नाम क्या था, तो भारतीय जनता पार्टी का पुराना नाम सिर्फ जनता पार्टी था। जनता पार्टी, जो कि 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी इसमें सबसे पहले प्रधानमंत्री बनते हैं, तो अटल बिहारी वाजपेयी सबसे पहले अध्यक्ष हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है, इनमें से किस पार्टी का विलय जनता दल यूनाइटेड में हुआ था? अगर बात करें जनता दल यूनाइटेड का, तो ऑप्शन नंबर ए समाजवादी पार्टी अपना बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जनता दल यूनाइटेड, जो कि आज बिहार की मुख्यमंत्री इसी पार्टी से बिलोंग करती है। अगर बात करें बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, तो बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार हो जाएंगे। और श्री नीतीश कुमार का जनता दल यूनाइटेड से संबंध है, यानी कि उनका अपना जो दल है वो जनता दल यूनाइटेड है। तो आठवां का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा समाजवादी पार्टी। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। इसी के साथ अपना 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था? तो आपके सामने ऑप्शन नंबर ए 40वां, ऑप्शन नंबर बी 42वां, ऑप्शन नंबर सी 44वां और ऑप्शन नंबर डी 48वां है। तो अगर बात करें संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था, तो 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। अब 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। अब बात करें अगला क्वेश्चन में, तो इनमें से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है? तो एकात्मक शासन व्यवस्था आपके सामने 4 ऑप्शन है, भारत, अमेरिका, कनाडा और श्रीलंका। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कनाडा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले कनाडा में एकात्मक शासन व्यवस्था लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 11th क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है? तो अगर विशेष राज्य का दर्जा बताएं, तो सबसे पहले यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश दिया गया है। इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब अरुणाचल प्रदेश ही हो जाएगा, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का सीमा चीन से सटता है, इसलिए अरुणाचल प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां है, केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, इंद्र कुमार गुर्जर और वीपी सिंह। तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा वीपी सिंह, जो होगा केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार के प्रधानमंत्री बने थे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वीपी सिंह सबसे सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपना 13वां क्वेश्चन की तरफ। पानी के निजीकरण के कारण कहाँ जन संघर्ष हुआ था? तो नाइजीरिया, बोलीविया, श्रीलंका और वेस्ट इंडीज। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें से आपको बताना है कि पानी के निजीकरण के कारण कहाँ जन संघर्ष हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेस्ट इंडीज में पानी के निजीकरण के कारण जन संघर्ष हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो संविधान सभा का गठन की बात करें तो सन 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। अगर पूरा डेट की बात करें तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार महिला के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार तो महिलाओं को कुल 50% आरक्षण का व्यवस्था किया गया है। अपने बिहार में 50% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का प्रधान होता है सरपंच। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुखिया, पंच और पंचायत सचिव नहीं होता है। ग्राम कचहरी का आपको ध्यान रखना है, सरपंच जो होता है वो ग्राम कचहरी का प्रधान होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ 17वां क्वेश्चन है, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया था? तो यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए 1827, ऑप्शन नंबर बी 1829, ऑप्शन नंबर सी 1832 और ऑप्शन नंबर डी 1842। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1829 करेक्ट जवाब हो जाएगा। यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र 1829
1929 में घोषित किया गया था। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लाला लाजपत राय ने किनकी जीवनी लिखी थी? तो लाला लाजपत राय ने स्टालिन की जीवनी लिखी थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ 19वां क्वेश्चन है, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो रक्त और लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। ऑप्शन नंबर डी अपना यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। 20 नंबर क्वेश्चन है, राइन राज्य संघ का निर्माण किसने किया था? तो राइन राज्य संघ का निर्माण आपके सामने ऑप्शन नंबर ए बिस्मार्क, मेटरनिक, नेपोलियन बोनापार्ट और फ्रेडरिक ने। तो यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राइन संघ का निर्माण बिस्मार्क ने किया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 21वां क्वेश्चन रहेगा, ब्रुसेन-सेफ्ट नामक सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ब्रुसेन-सेफ्ट नामक सभा की स्थापना इटली में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सी के साथ आपको आगे बढ़ना है, यानी कि इटली में ब्रुसेन-सेफ्ट नामक सभा की स्थापना हुई थी। तो 22वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यूनाइटेड समाजवादी था? अगर बात करें यूनाइटेड समाजवादी का, तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी बिल्कुल करेक्ट जवाब। तो 22वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यूटोपियन समाजवादी था? ऑप्शन नंबर ए सेरेंट साइमन, ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट ओवन और ऑप्शन नंबर डी लुई ब्ला, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो आपको ध्यान रखना है, यूटोपियन समाजवादी इनमें से सभी थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 23 में आए तो क्वेश्चन नंबर 23 कहता है, बोल्शेविक क्रांति को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो बोल्शेविक क्रांति को फरवरी की क्रांति के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फरवरी की क्रांति मतलब बोल्शेविक क्रांति। 24वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन गुप्त पुलिस संगठन है? तो गुप्त पुलिस संगठन की अगर बात करें तो लाल सेना अपना बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। गुप्त पुलिस संगठन लाल सेना है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नरोत्तम सिंहानुक ने राजनीति से संन्यास कब लिया था? अगर बात करें नरोत्तम सिंहानुक को, तो राजनीति से 1978 में संन्यास लिए थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि क्या आपको कम समय में ज़्यादा मटेरियल प्रोवाइड कराना है। आपको जितना ज़्यादा स्टडी मटेरियल मिलता है आप उतना तैयारी करते जाइए। मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको आंसर बताते चल रहा हूँ। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में, तो भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? तो बात करें रेलवे की शुरुआत तो सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुई थी 1853 में। आपने पढ़ी होगी 1853 में लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल होता है, जिसमें सबसे पहला ट्रेन 1853 में लॉर्ड डलहौजी बॉम्बे से थाने के बीच में चलाया गया था। 1853 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे जो अपना क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में रेलवे की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी, बी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में, तो गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कहाँ से की थी? तो गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत ऑप्शन नंबर बी साबरमती आश्रम से किया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब गांधी जी अफ्रीका से वापस इंडिया लौटे थे तो सबसे पहले गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे। वहीं से साबरमती आश्रम से गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत किया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 27 क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो चुका है। 28वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 28वां क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो स्वराज पार्टी का अगर प्रथम सम्मेलन की बात करें तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, लखनऊ, बम्बई, कलकत्ता, इलाहाबाद। तो स्वराज पार्टी का जो प्रथम सम्मेलन हुआ था वो इलाहाबाद में हुआ था। अगर बात करें स्वराज पार्टी किसने बनाया था, तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पहला सम्मेलन इलाहाबाद में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। 29वां क्वेश्चन की अगर बात करें तो इनमें से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से ऑप्शन नंबर सी खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे अपना बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो 29 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। 30वां क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा यहाँ पे दयानंद सरस्वती, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। ऑप्शन नंबर
नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने की? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना आपके सामने चार ऑप्शन दिया गया है, सहजानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, जयप्रकाश नारायण और श्री कृष्ण सिंह। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर अपना ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सहजानंद सरस्वती बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, क्योंकि बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना सहजानंद सरस्वती ने ही की है। 32वां क्वेश्चन है कि भारत में पहली फैक्ट्री एक्ट कब पारित किया गया था? तो भारत में पहली फैक्ट्री एक्ट अपना 1881 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें 1881 में कौन वायसराय था, तो भारत का जो गवर्नर जनरल था उस समय लॉर्ड रिपन थे। 1881 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 33वां क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? तो यहाँ पे विनिमय अधिनियम, पीट्स इंडिया एक्ट, 1813 का चार्टर अधिनियम या इल्बर्ट बिल। तो यहाँ पे क्वेश्चन आप फिर से पढ़िए, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया? तो 1813 का चार्टर अधिनियम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1813 का चार्टर अधिनियम भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार को समाप्त कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना के पीछे इनमें से क्या कारण था? तो अगर बात करें सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट की स्थापना का कारण, तो प्लेग जो महामारी आया था वो बहुत बड़ा कारण साबित होता है सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट की स्थापना में। तो प्लेग महामारी यानी कि ऑप्शन नंबर बी अपना यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपको जो क्वेश्चन याद है वो अच्छी बात है, और जो नहीं याद है वो आपको याद करते चलना है। इसलिए मैं आपको यहाँ पे सारा क्वेश्चन का थोड़ा थोड़ा थ्योरी भी बता देता चल रहा हूँ। अगर आपको नहीं याद है तो याद कर लीजिए। 35वां क्वेश्चन है, सोम प्रकाश साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो सोम प्रकाश पत्रिका का जो साप्ताहिक पत्रिका था उसका प्रकाशन ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, सोम प्रकाश जो साप्ताहिक पत्रिका था उसका ईश्वर चंद्र विद्यासागर संपादक थे, यानी कि प्रकाशक थे। आपको मैं बता दूं कि दैनिक जो होता है, दैनिक जो पत्रिका होता है वो रोज रोज आता है। दैनिक का मतलब ही है जो रोज रोज आए उसे दैनिक कहते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या गया है, साप्ताहिक पत्रिका। तो साप्ताहिक पत्रिका यानी कि सप्ताह में एक बार पत्रिका यानी न्यूज़पेपर जारी होता है, उसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जारी किया था। 36वां क्वेश्चन है, न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया था? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, एनी बेसेंट और लाला हरदयाल। तो यहाँ पे बात करें न्यू इंडिया समाचार पत्र का, तो एनी बेसेंट बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि न्यू इंडिया समाचार पत्र का शुरुआत एनी बेसेंट ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता है? तो रेशम मार्ग, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, मैं आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पे मार्क लगाता चल रहा हूँ। रेशम मार्ग जो है वो चीन से शुरुआत हुआ था। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, उम्मीद है 2026 में भी पूछा जाएगा। तो रेशम मार्ग का आरंभ चीन से होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इन देशों में से कौन प्राकृतिक संसाधनों में अत्यंत विपन्न है? अगर बात करें प्राकृतिक संसाधनों में अत्यंत विपन्न का, तो जापान जो हो जाएगा। जापान सबसे ज़्यादा अत्यंत विपन्न देश है, यानी कि विपन्न का मतलब क्या होता है, सबसे पीछे, अत्यंत विपन्न। तो सबसे पीछे यहाँ पे जापान है, प्राकृतिक संसाधनों में बहुत पीछे है। लेकिन अगर बात करें टेक्नोलॉजी का, तो जापान के पास सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, क्योंकि बुलेट ट्रेन जैसा आविष्कार जापान में ही किया गया है। 39वां क्वेश्चन है, इन राज्यों में से कौन सर्वाधिक वातावरण वाला राज्य है? तो अगर बात करें सबसे अधिक सर्वाधिक वातावरण वाला राज्य, तो मध्य प्रदेश सबसे अधिक वातावरण वाला राज्य है, यानी कि सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है। और सबसे ज़्यादा जो जनजाति होते हैं वो शेड्यूल्ड ट्राइब की अगर बात करें, शेड्यूल्ड ट्राइब सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में पाया जाता है, यानी कि अनुसूचित जनजाति मध्य प्रदेश में आपको सबसे अधिक देखने के लिए मिलेंगे। 40 क्वेश्चन है यहाँ पे अपना, रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो अगर बात करें रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान का, तो हिमाचल प्रदेश में रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, आपके सामने टोटल 80 क्वेश्चन आएगा, जिसमें से 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो अब आपको 40 क्वेश्चन का और जवाब देना है। 40 क्वेश्चन मैं यहाँ पे कंप्लीट करा चुका हूँ। सागर सम्राट क्या है? 41वां क्वेश्चन आपके सामने, सागर सम्राट क्या है? तो यहाँ पे मैं बता दूँ, सागर सम्राट जो है वो अपतटीय तेल रिंग है।
अपतटीय तेल रिंग को सागर सम्राट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ 42वां क्वेश्चन को देखते हैं। रूस के सहयोग से किस परमाणु विद्युत गृह का निर्माण किया गया था? तो रूस के सहयोग से कुडनकुलम परमाणु विद्युत गृह का निर्माण किया गया था। कुडनकुलम परमाणु गृह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इनमें से किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है? 43वां क्वेश्चन है, इनमें से किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है? कपास, सन, रेशम, जूट। तो यहाँ पे जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है, यानी कि गोल्डन रेशा यहाँ पे जूट को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। 44वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अंगोरा ऊन प्राप्त किया जाता है? तो अंगोरा ऊन की बात करें तो खरगोश यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अंगोरा ऊन जो है वो खरगोश से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट देखा जाएगा। उसके बाद भारत में लौह इस्पात का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो अगर बात करें लौह इस्पात मतलब लोहा का कारखाना, तो सबसे पहले लोहा का कारखाना यानी कि लौह इस्पात पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मिथाइल ऑक्साइड और इनमें से सभी। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी कि भोपाल त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनेट का यहाँ पे रिसाव हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट। भोपाल त्रासदी में आपको ध्यान रखना है मिथाइल आइसोसाइनेट, यहाँ पे बिल्कुल वीवीआई क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ साथ बढ़ते हैं अपने 48वां क्वेश्चन की तरफ। सबसे बड़ा रेल जोन कौन सा है? अगर बात करें सबसे बड़ा रेल जोन का, तो उत्तर रेलवे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तर रेलवे का रेल जोन का मुख्यालय कहाँ है? तो गोरखपुर। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, गोरखपुर जो हो जाएगा GKP, गोरखपुर का शॉर्ट नेम है, उत्तर रेलवे का मुख्यालय है। सबसे बड़ा रेल जोन आपको ध्यान रखना है उत्तर रेलवे यानी कि गोरखपुर। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1933, 1947, 1950, 1953। तो आपको ध्यान में रखना है 1950 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी के साथ सादिया से धुबड़ी तक कौन सा राष्ट्रीय जल मार्ग है? तो जल मार्ग यानी कि यहाँ पे वाटरवे का बात कहा गया है, तो यहाँ पे बताया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रीय जलमार्ग 1, यानी कि सादिया से धुबरी तक राष्ट्रीय जलमार्ग 1 चलता है। अब 51वां क्वेश्चन देखते हैं, 51 में है, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो फाल्टा जो हो जाएगा वो पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, यानी कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनाजाइट किस राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है? अगर बात करें मोनाजाइट का, तो केरल, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, इनमें से बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मोनाजाइट जो हो जाएगा केरल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कॉटनोपोलिस किस नगर को कहा जाता है? तो भारत का कॉटनोपोलिस कानपुर, मुंबई, सूरत, कोलकाता, इनमें से बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मुंबई को भारत का कॉटनोपोलिस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसी के साथ 54वां क्वेश्चन देखते हैं, कुंद्रेमुख में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो कुंद्रमुख में लौह अयस्क पाया जाता है। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ये आपको पूछा जाएगा, भूगोल से ये क्वेश्चन उठाया गया है। तो कुदेंद्रमुख में आपको लौह अयस्क पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है, त्रिवेणी नहर का निर्माण कहाँ किया गया था? तो त्रिवेणी नहर का निर्माण बिहार के पश्चिम चंपारण में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब है। तो ऑप्शन नंबर ए पश्चिम चंपारण बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इन परियोजनाओं में से कौन सीतामढ़ी जिले में स्थित है? आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि बिहार से अधिक क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा परियोजना है सीतामढ़ी जिले में स्थित है। तो आप सबसे पहले चारों का नाम देखेंगे दुर्गावती जलाशय परियोजना, बागमती परियोजना, सोन नदी परियोजना और बरनार जलाशय परियोजना। तो जो सीतामढ़ी जिला में पाया जाता है उसे बरनार जलाशय परियोजना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
57वां क्वेश्चन है, अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो अभ्रक के उत्पादन में भारत का सबसे पहला स्थान है, टॉप में आता है, टॉप रैंकिंग भारत का है अभ्रक उत्पादन में। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में चाय का अग्रणी उत्पादन राज्य कौन है? तो असम जो होगा चाय के लिए प्रसिद्ध राज्य है। असम में चाय की खेती बहुत अधिक की जाती है। भारत में चाय के अग्रणी उत्पादक असम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो एल्युमिनियम बनाने के लिए सबसे पहले आपको बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ेगी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 सेमी से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? तो 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में आपको सूखा देखा जाता है, यानी कि 50 से कम सेंटीमीटर का जहां बारिश होगा वो क्षेत्र सूखा घोषित कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को बिहार में बाढ़ का मुख्य कारण माना जाता है? तो कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, उसे बिहार में बाढ़ का मुख्य कारण भी माना जाता है। आपको ध्यान रखना है, कोसी नदी को बिहार में बाढ़ का मुख्य कारण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62वां क्वेश्चन, कि इन प्राकृतिक आपदाओं में से कौन बिहार को प्रतिवर्ष प्रभावित करता है? तो बाढ़ हर वर्ष बिहार को प्रभावित करता है, आपको पता होगा। मैंने अभी आपको बताया कोसी नदी और साथ साथ गंगा नदी में भी प्रतिवर्ष अधिक से अधिक बाढ़ आते हैं, जिसका यही कारण है कि बाढ़ जैसे प्राकृतिक आपदाओं में बिहार को प्रतिवर्ष प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अधिकेंद्र का संबंध इनमें से किससे है? अधिकेंद्र का संबंध भूकंप से है, यानी कि अगर भूकंप आता है तो उसमें जो संबंध होगा वो अधिकेंद्र का होगा। मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ, अधिकेंद्र का संबंध भूकंप से है। जब पृथ्वी के अंदर जो चट्टान मौजूद होता है उसमें प्लेट विवर्तनिक के कारण भूकंप आता है, तो आपको पता होगा वो अधिकेंद्र में ही स्थित होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का दूसरा स्थान है। अगर बात करें पहला का, तो पहला में उत्तर प्रदेश हो जाएगा, दूसरा में बिहार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष आय को इनमें से किस नाम से जानते हैं? प्रति व्यक्ति आय को इनमें से किस नाम से जानते हैं? तो प्रति व्यक्ति आय को औसत आय के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में व्यापार किस पर आधारित था? विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में व्यापार जो है वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। अब आपको बताना चाहता हूँ वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है। तो शुरू के टाइम में पैसा नहीं हुआ करता था, आप अपना सामान देके दूसरे से सामान ले सकते थे और दूसरा आदमी आपको अपना सामान लेके आपसे सामान ले सकता था, उसी को वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता था। तो विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में व्यापार का यही आधारित कारण था, वस्तु विनिमय प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकगलन समिति का संबंध किससे है? तो मैकगलन समिति का संबंध सहकारिता से था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैकगलन समिति का संबंध सहकारिता से था। अगला क्वेश्चन है, लघु उद्योगों की अधिकतम निवेश सीमा क्या है? लघु उद्योगों की अधिकतम निवेश सीमा क्या है? तो 1 करोड़ जो है वो लघु उद्योग की अधिकतम निवेश सीमा है, उससे अधिक नहीं कर सकते हैं। अगर 1 करोड़ से अधिक आप निवेश करते हैं तो आपका लघु उद्योग नहीं रहेगा, आपका बड़ा उद्योग में गिनती किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग से पहले योजना आयोग था, जिसमें आपको पंचवर्षीय योजना चलाया जाता था, लेकिन वर्ष 2012 में पंचवर्षीय योजना को समाप्त करके नीति आयोग बनाया गया। अगर आपसे पूछा जाए पंचवर्षीय योजना का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री, लेकिन उसके जगह पर जो नीति आयोग चलाया गया है उसका भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव परिश्रम से अर्जित धन को क्या कहते हैं? तो मानव परिश्रम से जो धन कमाया जाता है उसे आय कहते हैं, क्योंकि आप और चारों ऑप्शन को यहाँ पे देखिए, व्यय का संबंध परिश्रम से नहीं है। अगर आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं, तो उसे व्यय कहा जाता है। अगर आप किसी चीज़ में निवेश करते हैं जैसे स्टॉक मार्केट में, तो उसे निवेश इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। अगर आप पैसा बचाते हैं तो उसे बचत कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे मानव परिश्रम से अर्जित धन पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए आय बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण सन 1949 में किया गया था। अगर बात करें इसी भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब किया गया था? तो 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना किया गया था। फिर से अगर बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 के तहत 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना किया गया था और राष्ट्रीयकरण की बात करें तो 1949 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सामाजिक आधारभूत संरचना का भाग है? अगर आधारभूत संरचना का भाग की बात करें तो शिक्षा है। अगर आपके पास शिक्षा है तो पूरा संरचना मजबूत रहेगा, नहीं तो शिक्षा न होने से पूरा संरचना कमजोर रहता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है, सामाजिक आधारभूत का संरचना शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने किसे अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए 1985, ऑप्शन नंबर बी 2010, ऑप्शन नंबर सी 2012 और ऑप्शन नंबर डी 2018। तो ये जो क्वेश्चन है ये पुराना हो गया है। आपको मैं बता दूं कि इनमें से कोई बिल्कुल सही जवाब नहीं है, ना तो 1985, ना 2010, ना 2012 और ना 2018। यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 को घोषित किया है। आपको ध्यान रखना है 2025 बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ पे ये चारों गलत ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा सर्वप्रथम कहाँ की गई थी? तो उपभोक्ता अधिकार की घोषणा सर्वप्रथम अमेरिका में किया गया था। कंज्यूमर राइट्स सबसे पहले अनाउंसमेंट अमेरिका में किया गया था। आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को एक दूसरे से जोड़ने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो विश्व की अधिकतम जो प्रक्रिया होती है जिसमें जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो वैश्वीकरण के द्वारा विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को एक दूसरे से जोड़ने का काम किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी अपना वैश्वीकरण बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन संस्थागत वित्तीय स्रोत का उदाहरण है? तो इनमें से सभी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ये सभी जो है संस्थागत वित्तीय स्रोत का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 76 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, 77th क्वेश्चन है, भारत का अधिकांश कार्यबल किस क्षेत्र में कार्यरत है? तो अगर बात करें प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं, तो जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है भारत का अधिकांश कार्यबल किस क्षेत्र में है, तो प्राथमिक क्षेत्र बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र में सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है, प्राथमिक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है और इसमें नौकरी, जॉब से रिलेटेड जो कार्य होते हैं वो प्राथमिक क्षेत्र में ही देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? तो भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो भूमि विकास बैंक को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भूमि बंधन बैंक, सहकारी बैंक और इनमें से कोई नहीं। तो अगर बात करें भूमि विकास बैंक, तो आप ऑप्शन में ही देख सकते हैं, यहाँ भी भूमि लिखा है और यहाँ भी भूमि लिखा है। तो ये एक ट्रिक हो जाएगा आपके लिए कि भूमि विकास बैंक को पहले भूमि बंधन बैंक के नाम से जाना जाता था, लेकिन वर्तमान में भूमि बंधन बैंक को भूमि विकास बैंक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर 80 क्वेश्चन की बात करें तो 80 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा और आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इनमें से किस जमा में कोई ब्याज नहीं मिलता है? तो इनमें से किस ब्याज में कोई जमा नहीं मिलता है? आपके सामने चार ऑप्शन है। अस्थाई जमा जिसे फिक्स डिपॉजिट कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में इसे एफडी भी कहते हैं। संचयी जमा जिसे आईडी कहा जाता है, रिक्वायरिंग डिपॉजिट, आवर्ती जमा जिसे टर्म डिपॉजिट कहा जाता है और चालू जमा जिसे करेंट डिपॉजिट कहा जाता है। तो अगर आप करेंट डिपॉजिट करते हैं यानी कि चालू जमा करते हैं जिसमें आप पैसा रखते हैं और निकाल लेते हैं, उनमें आपको कोई ब्याज नहीं मिलता है। और अगर करेंट डिपॉजिट जो है, चालू जमा, ये
कौन लोग खाता ऐसा खुलवाते हैं? तो जो बिजनेसमैन होते हैं वो चालू खाता खुलवाते हैं, करंट अकाउंट खुलवाते हैं। जबकि आपने ध्यान दिया होगा कि आपका जो खाता है वो सेविंग अकाउंट होगा और बचत खाता होगा। तो इसलिए इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चालू जमा जो है इसमें कोई भी ब्याज नहीं मिलता है, आपको चालू जमा में कोई ब्याज नहीं मिलेगा। तो इसी के साथ मैंने आपको 80 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया है। मैंने आपको 80 क्वेश्चन यहाँ पे लास्ट जो था वो कंप्लीट करा दिया है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको, लेकिन आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा। इस वीडियो को आपको एक बार और देखना है ताकि जो भी डाउट है वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, और रिवीजन करने के लिए आप इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सभी को इस वीडियो का लाभ मिल पाए, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट जो सब्जेक्ट होगा वो आपके पास उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए मिलेंगे किसी नए क्लास में किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए छात्र एकता जिंदाबाद।